विधिक सप्ताह का शुभारंभ मुफ्त कानूनी सहायता और जागरूकता कार्यशाला का हुआ आयोजन। विधिक सेवा की जागृति लाना हमारा मूल संकल्प, बोले चीफ डिफेंस भुवनेश शर्मा। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के उपलक्ष्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोटा की सचिव श्रीमती गीता चौधरी के आदेश के अनुसार साप्ताहिक जागरूकता कार्य का शुभारंभ शनिवार को अनंतपुरा स्थित ओम कोठारी इंस्टीट्यूट के सेमिनार हॉल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं सहित समाज सेवी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि बाल कल्याण समिति के पीठ न्यायाधीश राजेंद्र राठौड़, स्थायी लोक अदालत की सदस्य श्रीमती कुसुम विजयवर्गीय, कोशिश एनजीओ के संचालक पंकज शर्मा, ओम कोठारी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च के डायरेक्टर डॉक्टर अमित सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लोक सेवक, शिक्षाविद, समाज सेवी, मीडिया, अधिवक्ता सहित गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को विधिक साक्षरता से जुड़ी कानूनी जानकारियां दी गई। प्रतियोगिता व प्रश्नोत्तरी भी रखी गई। कार्यक्रम का संचालन यज्ञदत्त हाड़ा ने किया। कार्यक्रम में प्राचार्य श्रीमती स्नेहलता व एनएसएस की समन्वयक डॉक्टर शांता चौहान, एडवोकेट रवि विजय, एडवोकेट जया सिंह, चाइल्डलाइन के पूर्व समन्वयक एडवोकेट अमरलाल आदि उपस्थित रहे। मुफ्त कानूनी सहायता और समर्थन प्रदान करना दायित्व। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चीफ डिफेंस काउंसलर भुवनेश कुमार शर्मा ने बताया कि इस दिवस का उद्देश्य गरीब वंचित नागरिकों को मुफ्त कानूनी सहायता और समर्थन प्रदान करना है। पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत लाभ दिया जा रहा है। इस सप्ताह में अनेक आयोजन किए जाएंगे, इसमें रैली, यात्रा शामिल है। विधिक सेवाओं की जन जागृति लाना ही हमारा मूल संकल्प है। विधिक सेवा प्राधिकरण श्रमिक, बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी के लिए उपलब्ध है। वह किसी भी प्रकार के वाद विवाद में अगर फंसे हैं तो निःशुल्क सहायता प्राप्त कर सकते हैं। लोक अदालत के माध्यम से भी मामलों का निपटारा किया जा रहा है। इस मौके पर आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए ओम कोठारी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अमित सिंह ने कहा कि कानून की सरलता के लिए विधिक सेवा दिवस का खास महत्व है। इसके माध्यम से आमजन, जेल के बंदी, साइबर अपराध, मुफ्त कानूनी सहायता भी उपलब्ध करवाई जाती है। इस सप्ताह का कार्य अधिक से अधिक कानूनी जागरूकता फैलाना है। ये सेवा श्रमिक, बच्चे, महिला, पुरुष व बुजुर्गों के लिए आवश्यक है। किसी प्रकार के वाद विवाद में अगर फंसे हैं तो यहाँ आकर राहत ले सकते हैं। लोक अदालत के माध्यम से भी मामलों का निपटारा हो रहा है। पंकज शर्मा ने उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी देते हुए बताया कि जीएसटी या धोखाधड़ी से बचने के लिए ओटीपी या एसएमएस व आधार कार्ड सामाजिक गतिविधियों में सजगता की बात कही। डिजिटल लेन देन की सावधानियां बताई। उपभोक्ता खरीदारी के वक्त बिल अवश्य प्राप्त करें। किसी भी प्रकार की कानूनी मदद के लिए भारतीय मानक ब्यूरो या उपभोक्ता आयोग में शिकायत कर सकते हैं। निःशुल्क सहायता दी जाएगी। जिला स्तरीय इस आयोजन में विभिन्न संस्थाओं का सहयोग रहा। इसमें मुख्यतः सुमित्रा देवी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, कोटा चाइल्डलाइन, राजस्थान राज्य, भारत स्काउट गाइड, ओम कोठारी इंस्टीट्यूट शामिल रहे। सभी ने अपना संबोधन भी दिया। कार्यक्रम में विधिक साक्षरता अभियान और इसकी नियमित जागरूकता के साथ साथ कानून का सम्मान विषय पर सामाजिक संकल्प लिया और शपथ करवाई। सामाजिक कार्यकर्ताओं को विधिक साक्षरता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले और स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के समापन में प्रश्नोत्तरी के विजेताओं को सम्मानित किया गया। अतिथियों का स्वागत, आभार किया और राष्ट्रगान के साथ यज्ञदत्त हाड़ा ने सभी का धन्यवाद दिया। आज ओम कोठारी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च के अंदर हम लोग विधिक सेवा दिवस 2024 मना रहे हैं, ताकि इन छात्रों को, क्योंकि जो विधिक सेवा दिवस है उसका मेन उद्देश्य यही है कि उन लोगों तक जो लोग न्यायिक सेवा प्राप्त नहीं कर सकते, जिनको जानकारी नहीं है और जिनके पास धन अभाव है, जो सेवा नहीं ले सकते, उन लोगों को सबको जानकारी देने के लिए, क्योंकि ये छात्र हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, इसमें एजुकेशन के विद्यार्थी भी हैं, जो डिफरेंट विलेजेस में जाके, छोटे छोटे गाँव के अंदर, छोटे सरकारी स्कूल्स के अंदर जाके बच्चों की इंटर्नशिप प्रोग्राम में जाते हैं, और ये जानकारी वो उन छात्रों को भी देंगे, उस विलेजेस में भी देंगे, ताकि ये अवेयरनेस प्रोग्राम सब तरफ, सब लोगों तक पहुंच सके। कि जो लोग न्याय, क्योंकि न्याय के बारे में सबको मालूम है और आज की तारीख में न्याय देखा जाए बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो चुका है, लेकिन जो गरीब लोग हैं या जो ऐसे लोग हैं जो इस विधिक सेवा का मतलब खर्चा वहन नहीं कर सकते, तो विधिक सेवा दिवस ये जानकारी देता है कि जो लोग हैं वो निःशुल्क सेवा, विधिक सेवा प्राप्त कर सकते हैं। कैसे लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें? यदि इफ समबडी वांट टू हेल्प, कैसे अप्लाई करेगा? उसको बिल्कुल ही जानकारी नहीं है और वो इतना गरीब है कि ये किसी केस में उलझ जाता है और उसको विधिक सेवा चाहिए, तो वो किस तरीके से अप्रोच करे, कैसे अप्लाई करे, कहाँ अप्लाई करे, क्या फॉर्म है, क्या इसमें लीगल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, बताइए। उसके लिए भुवनेश जी ज़्यादा आपको टेक्निकली बता पाएंगे। मैं भुवनेश जी से कहूँगा, भुवनेश जी इस पर थोड़ा सा जानकारी दें। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हमारे अध्यक्ष माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्रीमान सत्यनारायण जी व्यास और विधिक सेवा प्राधिकरण कोटा की सचिव महोदया माननीय गीता जी चौधरी, इनके निर्देशों के अनुसार विधिक सेवा प्राप्त करने के लिए ऐसा व्यक्ति विधिक सेवा प्राधिकरण में आकर के आवेदन कर सकता है। जेल में भी हमारे जो LADC बने हैं वो निरंतर प्रतिदिन विजिट करते हैं। वहाँ पर हमारा एक जूनियर अधिवक्ता जाता है, एक सीनियर अधिवक्ता जाता है, सभी कैदियों से मिलता है। जो भी कैदी प्री ट्रायल है, अंडर ट्रायल है या कन्विक्टेड है, उनसे बात करता है, उनसे फॉर्म भरवाता है। वहाँ से फॉर्म हमारे सचिव महोदय के पास आता है और सचिव महोदय के पास आने के पश्चात वो हमें फॉरवर्ड करते हैं। फॉरवर्ड करने के बाद जिस नेचर का केस होता है उस नेचर के केस के हिसाब से उसको विधिक सेवा प्रदान की जाती है। और इस प्रकार से अभी तक हमारे पास 900 प्रकरण आ चुके हैं। 900 लोगों को हमने विधिक सेवा प्रदान की है। अंडर ट्रायल्स के लोगों को भी हम विधिक सेवा प्रदान कर रहे हैं। किसी व्यक्ति को थाने में अगर बिना किसी अपराध के निरुद्ध कर लिया जाता है, उसका अरेस्ट नहीं दिखाया जाता, तो थानों पर भी हमारे LADC की ड्यूटीज लगी हुई है। वहाँ पर भी वो डेली जाते हैं और पता करते हैं कि कोई व्यक्ति अगर वहाँ पर है तो किस अपराध में बंद है, क्यों उसको निरुद्ध किया गया है, उसको कानूनी आवश्यकता है तो उसे उसी समय कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। न्यायालय के समक्ष भी किसी व्यक्ति को जब प्रथम बार पेश किया जाता है, जब उसका रिमांड लिया जाता है। सर वो तो ठीक है, लेकिन बताइए इनिशियल स्टेज पर पहले पहले व्यक्ति कहाँ अप्रोच करे और किस प्रकार अप्रोच करे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है, ये बताइए। कोटा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति के पास आय का प्रमाण पत्र नहीं है तो वो शपथ पत्र भी लगा सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी आय 3 लाख रुपए से कम है, सालाना, वो व्यक्ति, हाँ सालाना जिसकी आय 3 लाख रुपए से कम है, वो व्यक्ति आवेदन भर के, अगर उसके पास आय का प्रमाण पत्र नहीं है तो अपना शपथ पत्र भी अपने आवेदन के साथ लगा सकता है और उसको विधिक सेवा प्रदान की जाती है। विधिक सेवा रेवेन्यू साइड में भी प्रदान की जाती है। 107, 151 में जो प्रिवेंटिव प्रोसीडिंग्स होती है उसमें भी प्रदान की जाती है। ऐसे लोगों को भी हम प्रदान कर रहे हैं जिनकी जमानत हो चुकी है लेकिन उनकी जमानतें नहीं, इस कारण वो निरुद्ध है, या ऐसे व्यक्ति जिनका 50% कन्विक्शन हो गया। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन जारी करी कि ऐसे व्यक्ति जिनकी आधी सजा पूर्ण हो चुकी है लेकिन ऐसे कई सारे कन्विक्टेड पर्सन हैं जिन्होंने अपील ही नहीं करी, तो उनकी अपील भी हम विधिक सेवा के माध्यम से करवा रहे हैं। उनके बेल बॉन्ड की भी व्यवस्था कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति इतना गरीब है कि उसका कोई जमानत देने वाला भी नहीं है तो हम जेलर के माध्यम से इस प्रकार का आवेदन भी वहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। हमारी जो मीटिंग होती है कमेटी की, जो सप्ताह चलने वाला है सर, वो पूछना चाहेंगे कि आगामी क्या कार्यक्रम होने वाले हैं, रूरल एरिया में किस तरीके से विधिक सेवा जागरूकता करेंगे आप? रूरल आगामी रूरल क्षेत्र के लिए हमारी मोबाइल वैन विधिक सेवा प्राधिकरण में उपलब्ध है। मोबाइल वैन के माध्यम से जो हमारे PLVs है यानी पैरा लीगल वॉलंटियर्स है उसमें जाते हैं, गांव में जाकर के पंचायत स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, ढाणी स्तर पर, पंचायत मुख्यालय पर इकट्ठे होकर के लोगों को इकट्ठा करके वहां पर उनको कानूनी जानकारी देते हैं, वहां पर उनके अधिकारों के बारे में बताते हैं। अभी तक कितने मामलों का निस्तारण विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया है और कितने लोगों को राहत दी गई है जेल के बाद? अभी तक हमारे पास जो पेंडिंग है करीबन 900 प्रकरण में विधिक सहायता प्रदान की गई है। अभी जब से मैं आया हूं और जब से मैंने LADC का काम संभाला है, 16/10 को मैंने अपना पदभार यहाँ पर ग्रहण किया है और 16/10 के बाद में जो हमारी संख्या है 925 मामले पेंडिंग है और उसके पहले भी कई मामलों के पॉजिटिव रिजल्ट हमारे यहाँ पर हुए हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में भी कई मामलों के निस्तारण हुए हैं जिनकी संख्या काफ़ी है। आंकड़ों के माध्यम से पूरी जो निश्चित संख्या है वो हमारे जो डाटा है, डाटा के माध्यम से हम बता सकते हैं, लेकिन जो पेंडिंग केसेज है अभी हमारे पास 900 केसेज पेंडिंग है जिनकी ट्रायल चल रही है। जो व्यक्ति जेलों में निरुद्ध है और जिनका कोई अधिवक्ता है उनको कानूनी सहायता उपलब्ध करा। गरीब वंचित और असहाय लोग किस प्रकार से इसका लाभ ले सकते हैं? गरीब और वंचित जो असहाय लोग हैं इनकी जो स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उनको उस स्कीम के बारे में जानकारी देते हैं, उनको उसके बारे में अवेयर करते हैं। राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं कि लोगों की राहत के लिए कोई कमी नहीं है, न सरकार की तरफ से कमी है न सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कमी है। अगर कमी है तो अवेयरनेस की कमी है और विधिक सेवा प्राधिकरण अवेयरनेस का काम करता है। विधिक सेवा प्राधिकरण किसी भी व्यक्ति को किसी काम की गारंटी नहीं देता कि भाई हम निश्चित रूप से आपका ये काम कर देंगे, लेकिन हम उस काम के लिए अवेयर करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं कि जैसे कोई डॉक्यूमेंट आपको बनवाना है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए,
विधिक सेवा आपको प्राप्त करनी तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए, इस प्रकार की जानकारी हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स देते हैं। वैसे क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है इनिशियल स्टेज पर? इनिशियल स्टेज पर उसका आधार कार्ड चाहिए। जैसे हमारी पीड़ित प्रतिकर स्कीम है, पीड़ित प्रतिकर स्कीम में जो पीड़ित व्यक्ति है उसके लिए बैंक खाते की उसकी पासबुक चाहिए। अगर बच्चा है, माइनर है, तो उसकी गार्जियंस के साथ जॉइंट अकाउंट उसका होना चाहिए, उसका आधार कार्ड होना चाहिए, इस बात का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि अन्य सरकारी योजना का उसके द्वारा कोई लाभ प्राप्त नहीं किया गया है या अन्य योजना से उसने कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है। उस योजना के माध्यम से उसके बाद उसका आवेदन हमारे पास आता है। आवेदन आने के बाद जो पीड़ित प्रतिकर स्कीम है उसकी एक कमेटी बनी हुई है जिसमें स्वयं जिला जज साहब है, एसपी साहब है, कलेक्टर साहब है, हमारे जो लोक अभियोजक है और जो हमारी कमेटी उस बात को तय करती है और इमीडिएट भी राहत उसमें प्रदान की जाती है। कई बालिकाओं को ऐसे मैटर्स में राहत प्रदान की गई है, महिलाओं को भी राहत प्रदान की गई है, बच्चों को भी राहत प्रदान की गई है। इलाज के लिए भी अगर कोई इमीडिएट आवश्यकता है तो वो भी सहायता प्रदान की जाती है। कौन से मामले आते हैं? ज़्यादातर जो मामले आ रहे हैं वो बच्चों के उत्पीड़न से संबंधित आ रहे हैं, महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित आते हैं, श्रमिकों से संबंधित भी मामले आ रहे हैं। श्रमिकों के अलावा जो रेवेन्यू मैटर्स है, रेवेन्यू मैटर्स भी आते हैं, उनको भी हम राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से या प्री लिटिगेशन के माध्यम से, पहले बीएसएनएल के भी बहुत सारे मामले आए थे कि टेलीफोन के बीएसएनएल के कनेक्शन काट दिए गए, लोगों के ऊपर उसका जो बिल है वो बकाया है तो उसमें 50% राहत दिला करके राष्ट्रीय लोक अदालत में उनको सहायता प्रदान की जाती है। बिजली के भी मामले आते हैं। पीड़ित स्कीम 2011 जिसमें पीड़ित महिलाओं को गवर्नमेंट राहत देती है, लेकिन कई सारी महिलाओं का ये कहना है कि हम 15 सालों से लड़ रहे हैं लेकिन अभी तक हमें इस योजना का लाभ नहीं मिला। क्या कारण है कि वो विधिक सेवा प्राधिकरण में जाने के बावजूद उनको राहत नहीं मिल रही? ये कहाँ गलतियां हो गई है या कहीं ना कहीं कोई कमियां? देखिए, किसी भी स्कीम का सदुपयोग भी है तो उसका दुरुपयोग भी है। न्यायालय के सामने कई ऐसे मामले आते हैं जिसमें सहमति के मामले आते हैं लेकिन महिला उसका फ्रॉड केस दर्ज करा देती है। न्यायालय के समक्ष जाता है तो वो उस व्यक्ति से राजीनामा करके 5 लाख 10 लाख रुपए लेके कंप्रोमाइज़ कर लेती है। न्यायालय के समक्ष वो हॉस्टाइल हो जाती है तो ऐसे मामलों में फिर वो राहत प्राप्त करने से वंचित रह जाती है, क्योंकि इसमें जो पीड़ित पक्ष होता है वो महिला नहीं होकर पुरुष हो जाता है और न्यायालय के समक्ष ये स्थिति उत्पन्न होती है कि जब आपने न्यायालय के बाहर स्वयं कंप्रोमाइज़ कर लिया, न्यायालय के समक्ष आप आकर के हॉस्टाइल हो गए, तो उसमें इस बात का शपथ पत्र भी लगाना पड़ता है कि न्यायालय के समक्ष अभियोजन को मैं सपोर्ट करूंगी, जो भी मेरी घटना मेरे साथ पारित हुई है उस घटना के समक्ष सही बयान में न्यायालय के समक्ष दूंगी। इस प्रकार के बयान नहीं होने पर कई प्रकार के मामले आते हैं, जिसमें मैंने ऐसे भी मामले देखे कि एक महिला ने 17 मामले दर्ज करा रखे हैं, एक ही नेचर के 17 मामले, केवल उस स्कीम का दुरुपयोग करने के लिए, उसका फ़ायदा, नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए। तो ऐसे मामलों में कमेटी बनी हुई है, कमेटी इस चीज़ को तय करती है। जो व्यक्ति उस राहत को प्राप्त करने के अधिकारी है उसको निश्चित रूप से राहत प्राप्त होती है, लेकिन अगर कोई उसका दुरुपयोग करता है तो दुरुपयोग के लिए कमेटी बनी हुई, कमेटी उस चीज़ को तय करती है। अगर उसके बावजूद भी कोई महिला सही है, कोई व्यक्ति सही है, कोई पीड़ित सही है और उसके बावजूद उसको राहत नहीं मिली तो माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत करके और राहत प्राप्त कर सकते हैं। 2017 में सभी अखबारों में खबर भी छपी थी, टीवी चैनलों में भी चली थी और राजस्थान एडीजी क्राइम द्वारा भी इसमें स्पष्टीकरण किया गया था कि 156 दिन का कहीं न कहीं दुरुपयोग किया जा रहा है। तो कई सारे ऐसे मामले हैं 2011 से 2018 का रिकॉर्ड अपन उठा के देखें तो कोटा बूंदी बाराजाला वार्ड में 156 दिन में 22,400 मामले दर्ज हुए, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में वो 17,000 से ज्यादा मामलों में एफआईआर लगी है। और जब आप अपन भी जानते हैं कि इसमें सरकार का काफी पैसा खर्च होता है, व्यक्ति भी परेशान होता है, पुलिस भी परेशान होती है, न्यायालय भी परेशान होता है और सरकार का भी पैसा खर्च होता है। इसको कैसे रोका जाए कि क्यों नहीं ऐसे लोग जो झूठे मुकदमे दर्ज कराते हैं उनके खिलाफ 482 की आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 182 211 जिस एक्ट बना हुआ है लेकिन आज तक किसी को कार्रवाई नहीं हुई, क्या कारण? देखिए, जो हमारी नई न्याय संहिता आई है उसमें गलत कंप्लेन करने वालों के लिए भी कार्रवाई का प्रोविजन डाला गया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और फॉल्स कोई इम्प्लीकेशन करता है तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का भी उसमें राइट दिया गया है कि विदेशपूर्ण अभियोजन के लिए व्यक्ति कार्रवाई कर सकता है और अपना कंपनसेशन तक वो प्राप्त कर सकता है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में 25 लाख रुपए कंपनसेशन दिलाया फॉल्स कार्रवाई करने के रूप में। और राजस्थान हाई कोर्ट के भी डिसीजन आ चुके, उन्होंने भी ये कहा है
कि न्यायालय को अच्छी तरह से सोच करके पूरी कंप्लेंट को पूरी इंक्वायरी करके और उसके बाद में ही 153 में इन्वेस्टिगेशन के लिए बैठे। तो इन चीज़ों पर धीरे धीरे रोक लग रही है। जो हमारी नई न्याय संहिता आई है, उस न्याय संहिता का जो संशोधन है इसी बात को लेकर के हुआ।